प्रश्न है, हम लोग पढ़ेंगे भाग 3 जीव विज्ञान बायोलॉजी। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम से केंद्रित है। तो पहला टॉपिक कौन सा है, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पढ़ेंगे। फटाफट पढ़ेंगे बिना किसी देरी के, केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे, मेन मुख्य चीज़ों का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, बाकी हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा, समय ज़्यादा लगेगा। हम लोग केवल प्रश्नों को पढ़ेंगे क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आते हैं जो वो रिपीटेड आते हैं, मैक्सिमम रिपीटेड आते हैं, जो परीक्षा में पहले से पूछे गए हैं वही क्वेश्चन बाद में आते हैं। तो हम लोग केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे बस। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम से केंद्रित है। तो अनुवांशिकी। कौन सा है, अनुवांशिकी। दूसरा क्वेश्चन है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को कहते हैं। तो हार्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्टिकल्चर। पीफीकल्चर मछली उत्पादन के लिए बोलते हैं, मछली उत्पादन। सेरीकल्चर जो होता है वो रेशम। एपीकल्चर मधुमक्खी उत्पादन के लिए, मक्खी उत्पादन के लिए सेरीकल्चर का उपयोग किया जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। इस बात को याद रखेंगे। विटीकल्चर क्या है, तो विटीकल्चर अंगूर की खेती। ठीक है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। सब्जियों की खेती, तो सब्जियों की खेती क्या बोलते हैं, सब्जियों की खेती बोलते हैं ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर। ठीक है। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। तो एपिग्राफी का मतलब होता है आपका शिलालेखों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी कंकाल का अध्ययन बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। एपिग्राफी जो होता है शिलालेखों का अध्ययन। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी जो होता है मानचित्रों का अध्ययन। और न्यूमिस्मैटिक जो होता है, न्यूमिस्मैटिक जो होता है वो सिक्कों का अध्ययन को बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं, सिक्कों का अध्ययन। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को बोला जाता है, पक्षियों के अध्ययन को बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या बोला जाता है, ऑर्निथोलॉजी। ऑप्थेमोलॉजी बोलते हैं आँखों के अध्ययन को, आँखों का जो डॉक्टर होता है उसको ऑप्थोमोलॉजी बोलते हैं, ऑप्थोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको। हार्पेटोलॉजी जो होता है वो उभयचर चरों का अध्ययन, उभयचर जो होते हैं एम्फीबियन वर्ग, उनका अध्ययन बोलते हैं उसको। और जो एंथ्रोपोलॉजी होता है वो मानव विकास का क्रम होता है। बहुत ही अच्छी बुक है, देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही बढ़िया बुक है, आप इसको पढ़ के जाइए, बढ़िया आप स्कोर करेंगे। पक्षियों के अध्ययन को तो ऑर्निथोलॉजी। हार्पेटोलॉजी जो होता है वो यकृत का अध्ययन होता है, यकृत लीवर का अध्ययन। ठीक है। सेरीकल्चर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। तो रेशम के उत्पादन से। मधुमक्खी एपीकल्चर, पक्षी ऑर्निथोकल्चर। मछली पालन, जो मछली पालते हैं वो किससे होता है, पीफीकल्चर, PIFCI, पीफीकल्चर। देखिए कि बहुत ही बढ़िया शानदार। सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन, देखिए एनटीपीसी 2016 में आया, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही बेस्ट बुक है। कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो जो पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है वो ईथोलॉजी है। कौन सा, ईथोलॉजी। देखिए आइए पढ़ते थोड़ा। एथनोलॉजी जो होता है मानव जाति का विज्ञान होता है। जो इटियोलॉजी होता है वो रोगों के कारण का अध्ययन, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। एंटोमोलॉजी होता है कीटों का अध्ययन, हिमेटोलॉजी का अध्ययन, हिम जो होता है रक्त से संबंधित है, तो रक्त का अध्ययन। पौधे की प्रजनन प्रणाली जो होती है उसको बोलते हैं, पौधे की जो प्रजनन प्रणाली है इसको बोल सकते हैं डेंड्रोलॉजी। पौधे की जो मतलब झाड़ियों का अध्ययन वो डेंड्रोलॉजी होता है। टिश्यू कल्चर जो होता है वो कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन, जो कृत्रिम आर्टिफिशियल टिश्यू उगाए जाते हैं शरीर के, उनको बोलते हैं टिश्यू कल्चर।
वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन। वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन। देखिए आरआरबी जेई में आया था क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है बाबा। मॉर्फोलॉजी क्या है? तो मॉर्फोलॉजी है जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, जिसको बोलते हैं आकार की। जीव विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है, मॉर्फोलॉजी का अध्ययन होता है। तो मनुष्य का अध्ययन कहाँ होता है? तो एंथ्रोपोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी में। एंड्रोलॉजी क्या होता है? एंड्रोलॉजी जो होता है वो मनुष्य का जो प्रजनन तंत्र होता है, मनुष्य का प्रजनन तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और आर्कियोलॉजी जो होता है वो पुरातत्व विज्ञान जो होता है, पुरातत्व जो होता है उसका विज्ञान होता है, जो स्मारक होते हैं हमारे पुराने, उनका अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? प्रश्न क्या है? जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति की समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो गहरा संबंध जो है वो एंथ्रोपोलॉजी से है। किससे? एंथ्रोपोलॉजी से है। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? देखिए क्या है प्रश्न, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो जो होता है निषेचन, विकास, विभाजन, विभिन्नता होता है, उसे भ्रूण विज्ञान के नाम से जाता है, भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं एक बार देखेंगे आगे चल के, अंग्रेजी में नहीं दिया है। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विकास के नाम से जाना जाता है, भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है, भ्रूण विज्ञान। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की एक किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो जो जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन होता है, मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो एडाफोलॉजी, एडाफोलॉजी। कितना अच्छा प्रश्न था ये एडाफोलॉजी, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। एडाफोलॉजी एक बार देखते हैं क्या है। एडाफोलॉजी बोलते हैं जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। एंड्रोलॉजी, पुरुषों में बांझपन या यौन रोगों का अध्ययन। एग्रोबायोलॉजी, कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन। डेस्मोलॉजी, एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों, स्त्रियों से संबंधित है? तो कौन सी शाखा है? एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी। बाइकोलॉजी क्या है? तो बाइकोलॉजी, प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अतः संबंधों का अध्ययन। ये क्या है? बाइकोलॉजी। स्टाकोलॉजी, क्रेफिश का अध्ययन। स्टाकोलॉजी, क्रेफिश का अध्ययन, जो क्रेफिश होती है, क्रेफिश एक प्रकार की मछली, उसका अध्ययन स्टाकोलॉजी। डेस्मोलॉजी, शरीर रचना, एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंधन, लिगामेंट का अध्ययन। स्नायुबंधन, लिगामेंट का अध्ययन, इसको बोलते हैं स्नायुबंधन। चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? वो है हिपैटोलॉजी। कौन है? हिपैटोलॉजी। हेल्कोलॉजी जो होता है वो अल्सर का अध्ययन। हेल्कोलॉजी जो होता है वो अल्सर का अध्ययन। जीरेएट्रिक्स जो होता है वो बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन। जीरेएट्रिक्स जो होता है बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो जीव विज्ञान की जो शाखा है वो वर्गीकरण विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्गीकरण विज्ञान। नोथोलॉजी, धार्मिक मानवीय प्रयास, ईश्वर शक्ति का अध्ययन। एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान। लिम्नोलॉजी जो है वो नदियों, झीलों, तालाबों, जल प्रपातों, आर्द्रभूमि और समुद्र से अलग है, उनका अध्ययन। आप पढ़ भी सकते हैं इसको, क्योंकि मुझको थोड़ा सा वीडियो
बड़ा नहीं बनाना है, छोटे समय का ही वीडियो बनाना है, इसलिए आप इनको पढ़ लिया करेंगे, रोक के वीडियो पढ़ भी सकते हैं। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जानवरों का अध्ययन है। विज्ञान की एक प्रशाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, जीवाश्म विज्ञान पैलेंटोलॉजी के द्वारा होता है। पैलेंटोलॉजी तत्व मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, मनुष्य आदि के व्यवहार का अध्ययन जो होता है वो प्राइमेटोलॉजी द्वारा किया जाता है। ठीक है, बंदर व मनुष्य आदि के व्यवहार का अध्ययन प्राइमेटोलॉजी द्वारा किया जाता है। कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है? तो मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है अर्कनोलॉजी। अर्कनोलॉजी द्वारा। अर्कनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन, एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन, साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन। साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन, एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन। सारोलॉजी का अध्ययन है, तो सौरोलॉजी किसका अध्ययन है? छिपकली का। छिपकली का अध्ययन सौरोलॉजी। लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति या चित्रण दर्शाते हैं, अनुसंधान से तैयार किया जाता है, वो एथनोग्राफी है। क्या है? एथनोग्राफी। लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं, अनुसंधान से तैयार किया जाता है, एथनोग्राफी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान। पैलियोटोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जो होता है वो मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्मों को जो अध्ययन होता है उनको कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान। पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, तो पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित जो है वो क्या है? जीवाश्मों का अध्ययन। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? तो ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर के उपचार से बीमारी से जुड़ा हुआ है। कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान जो है कुकुरमुत्ता का अध्ययन कवक विज्ञान कहलाता है। सॉरिलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, प्रश्न आ चुका है। इक्योलॉजी मछलियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। माइकोलॉजी के अध्ययन संबंधित है, तो माइकोलॉजी कवक से। ओनोरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ओनोरियोलॉजी जो है वो है सपनों का अध्ययन। किसका अध्ययन? सपनों का अध्ययन। ओनोरियोलॉजी बहुत ही बड़ी बुक है। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टॉक्सिकोलॉजी जो है वो जहर का अध्ययन है, टॉक्सिक जहर। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है, जो टॉक्सोनॉमी है वो जैव विविधता से संबंधित है, जैव विविधता। बायोसिस्टमैटिक्स का क्या अर्थ है? तो बायोसिस्टमैटिक्स का क्या अर्थ है? अध्ययन के सभी क्षेत्रों से संबंधित मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। थ्योरी बहुत ही हार्ड लिखी है, आपको समझ में कम आएगा, और ये एग्जाम ग्रुप डी में पूछा गया। देखिए, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्रों से मानकों की समग्रता पर उनके विकासदेही इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। मूलतः जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीकी टैक्सोनॉमी का या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। तो आप इसको डी सही है इस प्रश्न का उत्तर। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है?
तो विभिन्न प्रकार के ऊतकों को अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जानवरों के साथ उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को कहा जाता है इकोलॉजी। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। फिर आते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो गया कोशिका सिद्धांत, संरचना और ज्ञान। सेल क्या होता है? पहले हम लोग पढ़ेंगे जंतु कोशिका। बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही टॉपिक वाइज दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया बुक है। जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही प्रशंसा कम है इस बुक की। केवल हम तो यही पुस्तक, अभी रेलवे के जो एग्ज़ाम होगा उसमें मैं यही बुक को केवल पढ़ के जाऊँगा बस। कौन सा एक कोश की घटक अधिकांश प्राक केंद्रियों में मौजूद नहीं है? जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स जंतु जो होते हैं, अधिकांश जो प्रोकैरियोटिक्स जंतु होते हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता? तो उनमें केंद्रिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, केंद्रिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। आप इसको पढ़ सकते हैं, इस थ्योरी को पढ़ सकते हैं आराम से। देखिए मैंने रोक के रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, पर मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि बहुत समय लगेगा इसको पढ़ने में। मानव विज्ञान में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? तो अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा जो मुद्रा होती है वो एटीपी होती है। क्या होती है? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में आपको जाना जाता है लाइसोसोम को। किसको जानता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो कोशिका द्रव्य में होती है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या है होती है? तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई की जो संरचना होती है वो 50S और 30S के बीच होती है। 50S और 30S के बीच होती है। आप ये पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होता है। प्राक केंद्र की कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो गलत विकल्प कौन सा है? झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी। झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी। साइंस के क्वेश्चन ग्रुप डी में बहुत आते हैं, इसलिए ग्रुप डी नीचे बहुत आपको लिखा मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं है। एनटीपीसी के भी एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन कम से कम 10 क्वेश्चन तो 10 से 12 क्वेश्चन आते ही आते हैं और ज़्यादा आ सकते हैं। तो इसलिए आपको इस बुक को अच्छे से पढ़ना है। सबसे बढ़िया तरीका पढ़ने का कि एक बार आप वीडियो स्लो मोशन में देख लें, फिर दोबारा आप 2x की स्पीड में भी देख सकते हैं रिवीजन के तौर पर। सबसे अच्छा तरीका वीडियो से रिवीजन फटाफट हो जाता है। जब एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 किलोमोल ऊर्जा उत्पन्न होती है। कौन सी कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो कौन सा कोशिकांग विषाक्त को खत्म कर देता है? तो वो है अंतःद्रव्यी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो विषाक्त पदार्थ, जहरीले पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाओं होती हैं? तो चपटी जो होती हैं वो सल की उपकला में होती हैं। सल की उपकला में होती हैं। सल की उपकला
ऊतक एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर में से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं। यह ऊतक रक्तवाहिनियों में भित्ति में फेफड़ों के वायु कोशों में पाया जाता है। यह विसरण सीमा का कार्य करती हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। तो किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। सही, ये जो है ये तो सही है कि आवश्यक नहीं है, तभी तो उसको सिरके को हम लोग छुपा के रखते हैं। श्वसन के प्रथम चरण में पायरूविक अम्ल का निर्माण होता है, ये सही है। क्वथन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, सही है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो प्रथम चरण में ग्लूकोज जो होता है उसका विघटन होता है, तभी तुमको ऊर्जा मिलती है। माइक्रोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, ये क्या है? गलत है। पर प्रश्न की पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो ये गलत है। कौन सा गलत है? ये। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है पढ़ेंगे कि माइक्रोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता है बल्कि पायरूवेट का विघटन होता है। किसका होता है? पायरूवेट अगर होता है तो ये प्रश्न सही हो जाता है। ठीक है, होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो आज हम लोग केवल 50 क्वेश्चन रखेंगे इस बुक के, अपने बायोलॉजी के टॉपिक के। ठीक है, और सारे जो आपको वीडियो हैं, जैसे साइंस का एक अलग रहेगा, भौतिकी का, फिजिक्स का अलग रहेगा, और केमिस्ट्री का अलग रहेगा, और बायो का अलग रहेगा। प्लेलिस्ट अलग रहेगी इन चीज़ों की मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आपको जो पढ़ना हो उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको आसानी से हर चीज़ विधिवत आपको सेपरेट मिल जाएगी। तो आप आराम से पढ़ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो फिज़िक्स के लगभग हमने 3 वीडियो डाल दिए हैं, बायोलॉजी के भी ये पहला वीडियो है, इसलिए आप सब सारे क्वेश्चन धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। आप करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। जो स्पीडी प्रकाशन की जो करंट अफेयर्स आई है वो भी हमने 2 मंथ के, नवंबर मंथ के और दिसंबर मंथ के वीडियो डाल दिए हैं, तो उनको देखिए और रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।